हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज क्लास 10 के लिए उर्दू दरख्सा उर्दू है जो इसका इम्पोर्टेंट 5 जो है मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मुख्तसर सवाल आता है जो कि लॉन्ग में आपका 2 नंबर या 3 नंबर वाला सवाल में आता है, 5 नंबर वाला नहीं, 3 नंबर वाला। फिर एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें खुलासा वगैरह रहेगा, ठीक है। फिलहाल इस 5 सवाल को देखिए, और ये अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए। और आपको ये सवाल अगर याद नहीं है तो बस अभी से रेडी हो जाइए और कॉपी पर तो ज़रूर नोट कीजिए इसको, ताकि कॉपी पर नोट करेंगे आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी, आपको याद हो जाएगा और लिखने के तरीके भी पता चल जाएगा और थोड़ा सा इमला वगैरह भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, रुकैया भाभी के जिस किरदार का रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो आंसर इसका है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल में बनता है कि इनमें से अख्तर जो है किस कहानी, किस अफसाना के किरदार हैं, ठीक है। तो रुकैया भाभी यानी कि भाभी जाने वाला अफसाना है। रुकैया भाभी के जिस किरदार का कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था, अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामानी किरदार है ना। अख्तर के किरदार के ज़रिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है और इसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पज़ीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है कि रुकैया भाभी में जिस देवर की कहानी पेश की, कहानी जब पढ़ेंगे किताब में तो आपको पता चलेगा अख्तर नाम का उसमें एक देवर के रूप में इसका रोल अदा किया गया है। और इन्होंने उसका नाम क्या था इसके बारे में देखो, सिर्फ अगर नाम बताइएगा तो आपको 3 नंबर का सवाल तो कैसे मिलेगा 3 नंबर। तो इतना लिखना पड़ेगा कि उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामानी किरदार था। अख्तर के किरदार के जरिए ही रुकैया भाभी का किरदार जो है नुमाया हुआ, यानी कि रुकैया भाभी का जो किरदार नुमाया हुआ है, जो लोग जाने हैं किसके जरिए से, अख्तर के किरदार से। और इसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पज़ीर हुई है। अख्तर के किरदार में दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है, दूसरा सवाल है, ये थोड़ा बहुत ही एकदम अहम सवाल है कि हमद, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। हमद के बारे में जानना है, मनकबत के बारे में जानना है और कसीदे के बारे में जानना है, ये तीनों में क्या फ़र्क है। अगर सवाल आ गया या तो सवाल सिर्फ आ जाए हमद किसे कहते हैं तो मैं जो डिफिनेशन बताने वाला वो बस लिख दीजिएगा हमद किसे कहते हैं, या सवाल आ जाएगा मनकबत किसे कहते हैं तो मनकबत वाला लिख दीजिएगा, या कसीदे किसे कहते हैं तो कसीदे वाला लिख दीजिएगा। और अगर तीनों मिल के आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए पहले हमद के बारे में दीजिएगा, हमद लिख करके इसको डैश देना पड़ेगा। उर्दू शायरी में हमद इस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ पे बलागत टाइप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आप सिंपल सा लफ्ज़ बोल सकते हैं कि उर्दू शायरी में हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला या खुदा की या अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है। आप भी चाहते हो तो बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। उर्दू के तकरीबन तमाम शोरा ने हमद लिखे, यानी कि उर्दू में जितने भी शोरा इकराम हैं, ठीक है, सभी ने जो है हमद लिखे हैं, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है सभी के सभी शोरा ने। अगला पढ़ते हैं, मनकबत किसे कहते हैं। उर्दू शायरी में उस नज़म को कहते हैं मनकबत जिसमें बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हजरात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। यानी कि जो बुजुर्गान दीन हो गए ना, जो बुजुर्गान दीन जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज हो गए, ठीक है, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, तो जो भी बुजुर्गान दीन जो गुजरे हैं उनके और बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह यानी कि अल्लाह के जो वली है हजरात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, किसमें, मनकबत में, ठीक है, मनकबत में। तो याद रहेगा कि उर्दू शायरी में उस नज़म को कहते हैं मनकबत जिसमें बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हजरात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है और उनसे अकीदत का इजहार भी किया जाता है ना, उनसे अकीदत का इजहार भी किया जाता है। मनकबत भी नज़म की एक किस्म है। उर्दू शायरी में मनकबत का काफ़ी सरमाया मौजूद है, ठीक है, ये आपको मनकबत के लाइन में लिखना है। कसीदा किसे कहते हैं, तो नज़म की उस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह
वक्त की तारीफ व तौसीफ इनाम व इकराम की लालच में करता है। देखते होंगे बादशाह होता था, आप सुने होंगे कहानी वगैरह, तो बादशाह के दरबार में वजीर वगैरह रहता था, शेर व शायरी रहता था, तो बादशाह को थोड़ा सा बादशाह से पैसा लेना है, इनाम पाना है, तो उसकी तारीफ खूब कर दिया जाता था, यानी कि कसीदा बयान किया जाता। कसीदा को मतलब हुआ कि बादशाहों या हुक्मरानों की तारीफ व तौसीफ बयान करना, ताकि इतना हम मतलब बयान कर दे और वो मुझे मतलब इनाम मुझे दे दे, यानी कि लालच में इतना तारीफ तौसीफ बयान कर दे इनाम की लालच में कि अब मुझे इनाम दे दे, इनाम इकराम से नवाज दे। ठीक है, तीनों की तारीफ से उनकी दरमियान फ़र्क भी, तो तीनों से पता चल गया। तो यहाँ पर पता सिंपल से पता चला कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ एक सिंपल सा अगर ज़बान में बोली जाए तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है, और कसीदा में किसी भी बादशाह की तारीफ़ की जाती है। और एक आता नात पाक, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, तीसरा सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखें। देखिए महमूद के बारे में 5 जुमला। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन में एक महमूद नाम का किरदार है, तो इसमें पढ़ना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ेर निसाब अफसाना फ़रार में महमूद मरकजी किरदार है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल बाद उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। महमूद के वालिद का इंतकाल कुछ साल बाद हो जाता है और कुछ उसके 10 साल बाद जो है उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पर पहुंचा दिया। ज़िंदगी में मसाइब और दुश्वारियाँ का आगाज़ हुआ। मसाइब जानते हैं मुसीबत की जमा है मसाइब, और दुश्वारी समझ दुश्वार जो होता है। तो मतलब जो है महमूद जो है कहाँ रहने लगे, अपने मामू के घर में, और मसाइब और दुश्वारियों का आगाज़ हो गया। नामुवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगा उसी कदर इसका तजुर्बा बढ़ता गया। कहते हैं ना, जितना ठोकर लगता है उतना बढ़ते हैं, है ना, जितना ठोकर लगेगा उतना आप उजागर हो गए। जो आपके अंदर जो बाधाएं आएगी वो आपको निखारने का काम करेगी। ये भी पढ़ेंगे आप हिंदी में कि बाधाएं निखारने का काम करता है। तो यहाँ पे महमूद के बारे में बताया गया कि नामुवाफिक हालात में जितना भी उसका नाजुक स्थिति जो चल रही थी, जितना ठोकर लगा उसको उसी कदर उसका तजुर्बा भी बढ़ता गया। कम उम्री में ही महमूद मुस्तकिल मिजाज और अज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया। आला तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहां उसके जहन में चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। जहां उसके जहन में चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी की तालीम से फ़रोग होकर महमूद मुकाबले जाती इम्तिहान में हिस्सा लिया और डिप्टी कलेक्टर बन गया। ठीक है, तो सोच सकते हैं जी, जिसके बचपन में ही उनका माँ का इंतकाल हो जाए, उनका बाबा का इंतकाल हो जाए, और फिर भी वो जा करके आगे जाकर डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल इंशाल्लाह सबके वालिद और वालिदा कराम अल्लाह के करम से हयात में होंगे, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, गम मत कीजिए, बस मेहनत जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए। और जिसके हैं तो समझिए कि मतलब क्या बोलते हैं, 5 उंगलियां घी में हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपका भी यहाँ पे मुकाम ऊंचा बनेगा। तो देख सकते हैं, इससे महमूद से आप सीख सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत झेलते हुए भी उन्होंने लास्ट में डिप्टी कलेक्टर बन गया। ठीक है, चलिए ठीक, अगला सवाल पढ़ते हैं। तो उर्दू कहानी पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीख भी मिलता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए, मतलब शॉर्ट संक्षिप्त में। आईनी मतलब क्या होता है, संवैधानिक सेवाओं, यानी कि संविधान में उन्होंने क्या सेवा दिया है उसके बारे में बताना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अहम सवाल बन जाता है, इसको तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने मुल्क को कौम की अहम खिदमत अंजाम दी। मुल्क कौम यानी कि राष्ट्र है ना, देश के राष्ट्र के लिए बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की है, इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। यानी कि भारत के मेमारों में, हिंदुस्तान के मेमारों मतलब समझ रहे हैं, भारत के नए भारत के निर्माण में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, शुमार किया जाता है, इसका उल्लेख किया जाता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। अगर उनके कारनामों के बारे में देखा जाए तो बहुत ही लंबी एक लिस्ट बन जाती है, बहुत लंबी फहरिस्त है। वो अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब भी रहे। ठीक है, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो मुल्क के आइन साजी का मरहिला दरपेश हुआ, तो आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी में भीमराव और उसकी सदर बनाए गए और उन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंद की तकमील मुमकिन हो सके। मतलब समझ में आ रहा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सिवाने हयात के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मतलब एकदम गरीब खानदान से महार जात से ताल्लुक़ रखने वाले एकदम तबका, जिसको पढ़ाई का सही से मतलब जहाँ पे पढ़ रहे थे उसको सही से पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। और लास्ट में देखिए इसकी ज़िंदगी का लास्ट में क्या बन गए, कानून, हिंदुस्तान के आइन
के सदर बन गए। कानून साज दस्तूर साज कमेटी के इसको सदर बनाया गया है और मौजूदा आइन हिंद की तकमील मुमकिन होगी। इसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भारत में, कि संविधान का निर्माण आइन मेमारे आइन बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ बंदा उठ के चलाएगा, किसी को पता नहीं। इसलिए मेहनत एकदम ज़बरदस्त हर काम में। अगर पढ़ाई के मामले हैं तो एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह आगे ज़रूर आपकी जो मुस्तकबिल है, आपका जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह ज़रूर सुधर जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अभी तो शुरुआत है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था, उसकी अहमियत बयान कीजिए। 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था, आखिर में 2009 में सूरज ग्रहण कब, चूंकि इससे 2009 के बाद तो बहुत बार सूरज ग्रहण हुआ, लेकिन 2009 के बारे में यहाँ पे इसकी अहमियत बयान करने की क्यों बोला जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। 2009 में सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है, यानी ये सूरज ग्रहण जोग्राफिया बोले तो भौगोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो 2009 में सूरज ग्रहण की अपनी एक भौगोलिक या जोग्राफियाई अहमियत है, यानी ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल बाद ही दिखा जा सकेगा। मतलब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक लोग बताया है कि जिस तरह से 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था, 100 साल बाद अब जो है सूरज ग्रहण दिखेगा। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा जिसको बोलते हैं, कि एक साइंसदान जे एंडरसन 24 सालों से 2009 से पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे। बाप रे, यानी कि नासा के एक वैज्ञानिक था एंडरसन, जो 24 साल से तहकीक कर रहे थे, है ना, तहकीक कर रहे थे, शोध कर रहे थे 2009 में जो सूरज ग्रहण होगा उसके बारे में। उन्होंने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट पेश किया। बाप रे, 200 पन्ना लिख दिया इसके तहकीक के लिए। 200 सफ़हात, 200 पन्ना मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट पेश किया, और इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि इस सूरज को देखने के लिए मुनासिब तरीन जगह सुबह बिहार है। ओहो माशाल्लाह, क्या बात है जी, कि मतलब 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था, अमेरिका का नासा का वैज्ञानिक जे एंडरसन ने बोला था कि इस सूरज ग्रहण को देखने के सबसे अच्छी जगह है वो सुबह बिहार है। इस वाक़े में तेलंगाना की जगह आपको पता है, आर्यभट्ट जिससे ताल्लुक़ रखते हैं तेलंगाना। फिर क्या था, तेलंगाना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल होगी। तो आर्यभट्ट तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उतनी शोहरत नहीं थी। लेकिन तेलंगाना आज क्यों जाना लगा, क्योंकि 2009 में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ, और नासा के वैज्ञानिक ने भी इसको बोल दिया कि सुबह बिहार में एक तेलंगाना जगह है जहां से इस सूरज ग्रहण को आसानी से देखा जा सकता है, इसको आसानी तरीके से परखा जा सकता है। तो गर्व करो, नाज करो अपने बिहार पर, और पढ़ाई के लिए एकदम अग्रसर हो जाओ, एकदम आगे रहो, अब पढ़ो मस्ती से। समझ में आया जिस तरह से मैं समझाऊँ? उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से और 2-3 बार पढ़ लो, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझने की जरूरत पड़ेगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। कुछ यहाँ पे लफ्ज़ है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसको लिखिए, सबसे बेहतर तरीका है इसको लिखिए। मैं जोर दे रहा हूँ उर्दू वाले पे इसलिए क्योंकि उर्दू पढ़ना तो आ जाता है लगभग, लेकिन लिखने में ना सबका पसीना छूट जाता है अच्छे का, ठीक है। तो इसको लिखिए जरूर अपने कॉपी में, और लिख करके याद कीजिए, बेहतर होगा। चलिए ठीक है, वीडियो मजा आया पढ़ने में, अपने कॉपी में लिखेंगे, आप लोग सभी अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और कमेंट करें कि लिखें कि नहीं लिखे आप, ठीक है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।